1990 का दशक क्रिकेट का वो दौर था जब ये गेम केवल बैट और बॉल तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि करोड़ों लोगों के इमोशंस और नेशनल प्राइड का हिस्सा बन चुका था। स्टेडियम्स में गूंजते नारों से लेकर टेलीविजन के सामने बैठी करोड़ों आंखों तक लोग अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को भगवान की तरह देखते थे। जहां इंडिया ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतकर देश में क्रिकेट की दीवानगी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, तो वही पाकिस्तान ने 1992 में इमरान खान की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया को बता दिया था कि अब वर्ल्ड क्रिकेट पर एशियन टीम्स का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इसी चमक, तालियों और फैंस की दीवानगी के पीछे एक ऐसा अंधेरा पल रहा था जिसने क्रिकेट की पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जब ये खेल अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर था, तभी मैच फिक्सिंग के काले साए ने जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले इस खेल को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया को पता चला कि मैदान पर दिखने वाली जीत और हार सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि बंद कमरों में बैठे बुकीज, अंडरवर्ल्ड और करोड़ों रुपयों के गंदे खेल से तय हो रही है। इंडिया के कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने इंडिया को तीन बार वर्ल्ड कप में लीड किया था, उन्हीं को अचानक मैच फिक्सिंग के आरोप में लाइफ टाइम बैन कर दिया जाता है। मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा और अजय जडेजा जैसे खिलाड़ियों पर भी बैन लग जाता है और लेजेंडरी प्लेयर कपिल देव तक इस कंट्रोवर्सी के घेरे में आ जाते हैं और दुनिया पहली बार उन्हें टेलीविजन पर फूट कर रोते हुए देखती है। 1994, 1999, 2000, 2007, 2010 और फिर 2013 के फिक्सिंग स्कैंडल ने क्रिकेट की दुनिया के ऐसे राज खोले जिन्होंने इस खेल की चमक के पीछे छिपे सबसे काले सच को दुनिया के सामने ला दिया। 2013 की आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में श्रीसंत का नाम सामने आता है। राजस्थान रॉयल्स के लिंक्स उजागर होते हैं और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े फिक्सिंग स्कैंडल्स की पूरी कहानी, जिसने इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई बड़े क्रिकेट नेशंस की साख पर ऐसा दाग लगा दिया जिसके निशान आज तक पूरी तरह नहीं मिट पाए हैं और जिन्होंने करोड़ों फैंस के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। क्रिकेट पर लगे इस काले धब्बे की शुरुआत साल 1994 में होती है, जब ऑस्ट्रेलियन टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई थी। इस सीरीज के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी स्पिनर शेन वॉर्न एक ऐसा खुलासा करते हैं जिससे पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच जाता है। शेन वॉर्न बताते हैं कि सीरीज के दौरान पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलीम मलिक ने उन्हें करीब $2 लाख की रिश्वत की पेशकश की थी ताकि ऑस्ट्रेलियन टीम वो मैच हार जाए। सलीम मलिक ने उनसे कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर ये सीरीज हार गया तो लोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों के घर तक जला देंगे। ये खुलासा होते ही पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिस खेल से वो बेइंतहा प्यार करते हैं उसमें फिक्सिंग जैसी कोई चीज भी हो सकती है। इस आरोप से पाकिस्तान की साख दाव पर लगी हुई थी, इसलिए इसकी जांच के लिए जस्टिस कयूम कमीशन बनाया जाता है। कमीशन की जांच में पता चला कि सलीम मलिक पहले भी कई मैच फिक्सिंग्स में शामिल थे। सिंगर कप के दौरान उन्होंने एक बुकी से पैसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के मैच हारने तक की डील की थी। कयूम कमीशन की रिपोर्ट के बाद सलीम मलिक और फास्ट बॉलर अताउर रहमान के क्रिकेट खेलने पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े फास्ट बॉलर्स में गिने जाने वाले वसीम अकरम का नाम भी इस कंट्रोवर्सी में आता है और कयूम कमीशन की रिपोर्ट में ये तक रिकमेंड किया जाता है कि वसीम अकरम दूध के धुले नहीं है और उन्हें दोबारा कभी पाकिस्तान टीम का कैप्टन ना बनाया जाए। इसके अलावा वसीम अकरम समेत वकार यूनिस, इंजमाम उल हक, अकरम रजा और सईद अनवर पर भारी फाइन लगाया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट में हुए उस बड़े खुलासे के 3 साल बाद 1997 में क्रिकेट जगत में एक और बड़ा भूचाल आता है। एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने एक सनसनीखेज दावा किया कि 1994 में श्रीलंका में खेली गई सिंगर कप सीरीज के दौरान उनके ही एक साथी खिलाड़ी ने उन्हें खराब खेलने के बदले 25 लाख रुपए का ऑफर दिया था। बाद में बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट IS बिंद्रा और खुद मनोज प्रभाकर ने यह क्लेम किया कि 25 लाख ऑफर करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के महान खिलाड़ी कपिल देव थे। उस समय तक कपिल देव की इमेज 1983 वर्ल्ड कप जिताने वाले नेशनल हीरो की थी, इसलिए जब अपने सबसे बड़े हीरो पर ही फिक्सिंग के आरोप लगे तो करोड़ों फैंस का दिल टूट गया। ऐसे दावे सामने आए जिनसे बिल्कुल साफ लग रहा था कि कपिल देव काफी लंबे समय से मैच फिक्सिंग कर रहे थे और उन्हें इसके बदले
करोड़ों रुपए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और महंगी गाड़ियां मिल रही थी। लेकिन कपिल देव इन सभी आरोपों को झूठा बताते हैं और एक टीवी इंटरव्यू के दौरान वो फूट फूट कर रोते हुए ये तक कहते हैं कि मैं हमेशा अपने देश के लिए खेला हूं और ऐसी चीटिंग करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। मामला इतना बड़ा हो चुका था कि बीसीसीआई इस मामले की जांच पहले जस्टिस चंद्रचूड़ और फिर सीबीआई से करवाती है, लेकिन कपिल देव का मैच फिक्सिंग में डायरेक्ट लिंक साबित नहीं हो पाता और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन अभी इस विवाद की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि 1999 की तपिश ने दुनिया को फिर से चौंका दिया। इंग्लैंड में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था और टूर्नामेंट की सबसे प्रबल दावेदार मानी जाने वाली पाकिस्तानी टीम का सामना पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही बांग्लादेशी टीम से था। कागजों पर यह मुकाबला पाकिस्तान की एक तरफा जीत जैसा था, लेकिन नॉर्थहैम्पटन के मैदान पर जो हुआ उसने सभी को हक्का बक्का कर दिया। बड़े बड़े दिग्गजों से सजी पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के मामूली स्कोर के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई और 62 रन से हार गई। जल्द ही पाकिस्तान के ही फॉर्मर फास्ट बॉलर सरफराज नवाज और कई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने यह सनसनीखेज दावा किया कि इस हार की स्क्रिप्ट मैदान पर नहीं बल्कि बंद कमरों में पहले ही लिखी जा चुकी थी और इसके पीछे करोड़ों रुपए की सट्टेबाजी का काला खेल था। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। वो धूल जो 1999 तक कालीन के नीचे दबा दी गई थी, वो साल 2000 के आगाज के साथ एक और बवंडर बनकर पूरे क्रिकेट जगत को अपनी चपेट में लेने वाली थी। ये वो समय था जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने भले ही इंडिया छोड़ दिया था, लेकिन पाकिस्तान और दुबई में बैठकर भी उसकी पकड़ भारत में बनी हुई थी और उसकी डी कंपनी के गुर्गे भारत के रसूखदार लोगों से एक्सटॉर्शन मनी वसूला करते थे। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का एक बहुत करीबी गुर्गा सलीम हथेली अपोलो टायर्स और खन्ना ज्वेलर्स के मालिकों को फोन पर जान से मारने की धमकियां देकर मोटी रकम की फिरौती मांग रहा था। लेकिन दोनों ही बिजनेसमैन डरने के बजाय पुलिस में एफआईआर कर देते हैं। इसके बाद पुलिस गिरोह की जड़ तक पहुंचने के लिए सलीम हथेली के फोन को टैपिंग पर लगा देती है। इस पूरी ऑपरेशन की निगरानी इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह कर रहे थे। तफ्तीश के दौरान जब उस फोन नंबर की कुंडली खंगाली गई जिससे बिजनेसमैन को धमकाया जा रहा था, तो पता चला कि उस नंबर से टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार को भी कई बार कॉल किया गया था। चूंकि 3 साल पहले अंडरवर्ल्ड के लोगों ने ही गुलशन कुमार की हत्या की थी, इसलिए पुलिस इस मामले को और ज्यादा सीरियसली लेती है और किशन कुमार के फोन नंबर को भी सर्विलियंस पर डाल दिया जाता है। 2 कांस्टेबल्स को दिन रात इस फोन नंबर को टैप करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसी दौरान साल 2000 में साउथ अफ्रीकन टीम 2 टेस्ट और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत आई हुई थी और ताज होटल में ठहरी हुई थी। इसी बीच लंदन से किशन कुमार का एक दोस्त संजीव चावला भारत पहुंचता है और उसी ताज होटल में रुकता है जहां साउथ अफ्रीकी टीम रुकी हुई थी। उसे भारत में कुछ दिन रुकना था, लेकिन यहां उसके पास कोई एक्टिव सिम कार्ड नहीं था, इसलिए किशन कुमार संजीव चावला को अपना एक नंबर यूज करने के लिए दे देते हैं। ये वही नंबर था जिस पर उन्हें सलीम हथेली का कॉल आता था और जिसे दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल लगातार टैप कर रहे थे। ऐसे में उन्हें यूं तो किशन कुमार की बातें सुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वो अब जाने में संजीव चावला की बातचीत सुन रहे थे। लेकिन कई दिनों तक लगातार रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी उन्हें कुछ भी अजीब सुनाई नहीं देता। वो कांस्टेबल्स अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं कि इन कॉल्स का अंडरवर्ल्ड या फिरौती से कोई लेना देना नहीं लग रहा, बल्कि इस नंबर से केवल क्रिकेट मैच के बारे में बातें होती है, जैसे कि कब कैच पकड़ना है, कितने रन बनाने हैं या कब आउट होना है। वो कांस्टेबल्स ये भी बताते हैं कि कभी कभी फोन पर दूसरी साइड से एक ऐसा आदमी बात करता है जो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह फराटेदार इंग्लिश बोलता है। काफी दिनों तक यही सब चलता रहता है, लेकिन एक दिन जब उन दोनों में से एक कांस्टेबल अपने घर पर आराम से क्रिकेट मैच देख रहा था, तभी टीवी पर उसे अचानक एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोंजे की थी, जो उस वक्त कमेंटेटर से बात कर रहे थे। कांस्टेबल को तुरंत एहसास होता है कि ये तो सेम उसी फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले की आवाज है जिसे वो दिन रात फोन टैपिंग के दौरान सुन रहा है। जब उसने ये बात अपने सीनियर अधिकारियों को बताई तो दिल्ली पुलिस की टीम ने इसे बेहद सीरियसली लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस हांसी क्रोंजे की पुरानी रिकॉर्डिंग्स को भी बारीकी से सुनना शुरू कर देती है। तब उन्हें यह हैरान करने वाला पैटर्न दिखता है कि जो भी बातें फोन पर एक रात पहले तय होती थी, अगले दिन मैदान पर बिल्कुल वही होता था। प्लेइंग 11 और इंडिविजुअल प्लेयर्स के रन से लेकर मैच की जीत हार तक सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा था। अब ये साफ हो चुका था कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन सट्टेबाजों के साथ मिलकर मैच फिक्स कर रहे थे
और इस तरह एक्सटॉर्शन के केस की जांच कर रही पुलिस के हाथ इत्तेफाक से एक बड़ा मैच फिक्सिंग स्कैंडल लग चुका था। पुलिस को यह भी पता चल चुका था कि किशन कुमार के नंबर से वो नहीं बल्कि संजीव चावला नाम का बुकी बात करता है। अब दिल्ली पुलिस के पास हैंसी क्रॉन्जे, हर्शेल गिब्स, हेनरी विलियम्स और पीटर स्ट्राइडोम जैसे बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ मैच फिक्सिंग के पुख्ता सबूत थे। लेकिन समस्या ये थी कि अगर पुलिस उसी वक्त केस दर्ज कर लेती और साउथ अफ्रीकन टीम को गिरफ्तार करती तो खेल की दुनिया में भारत की साख पर भी बात आ सकती थी। लेकिन इसी सोच विचार के बीच दिल्ली पुलिस के हाथ से संजीव चावला निकल जाता है और लंदन भाग जाता है। दिल्ली पुलिस के लिए यह बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने इसके बाद भी सीरीज के खत्म होने का चुपचाप इंतजार किया। जैसे ही इस सीरीज का आखिरी मैच हुआ, पुलिस ने ऑफिशियली केस फाइल किया और सारे सबूत दुनिया के सामने रख दिए। इसके बाद जो हुआ उसने भारत और साउथ अफ्रीका समेत पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका की साख अब दाव पर लगी थी, इसलिए जब बोर्ड ने इसको लेकर हैंसी क्रॉन्जे से बात की तो पहले तो वो सभी आरोपों से नकारते रहे, लेकिन जब ऑफिशियल इंक्वायरी में सारे सबूत उनकी पोल खोलने लगे तो उन्होंने आखिरकार सच को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने रोते हुए कहा कि यह पैसे के लिए उनका अनफॉर्चुनेट लव था, जिसकी वजह से वो गेम में अपनी मॉरल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज को निभाने में नाकाम रहे। इसके बाद सख्त एक्शन लेते हुए हैंसी क्रॉन्जे के क्रिकेट करियर पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाता है। इसके अलावा हर्शेल गिब्स और हेनरी विलियम्स के खिलाफ इनकंक्लूसिव एविडेंस के चलते उन पर इंटरनेशनल क्रिकेट से सिर्फ 6 मंथ्स बैन लगाया जाता है। अब तक पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि शायद भारतीय टीम का इस पूरी फिक्सिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन एक और बड़ा तूफान आना अभी बाकी था। हैंसी क्रॉन्जे जून 2000 में एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसने भारतीय क्रिकेट की जड़ें हिला दी। हैंसी क्रॉन्जे दावा करते हैं कि जब साउथ अफ्रीकन टीम 1996 में भारत दौरे पर गई थी, तब कानपुर में खेले गए तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन उनकी मुलाकात एक बड़े सट्टेबाज मुकेश गुप्ता उर्फ MK गुप्ता से हुई थी, और ये मुलाकात किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने करवाई थी। जैसे ही अजहरुद्दीन का नाम इस स्कैंडल में सामने आता है, पूरे भारत में क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। हालात की नजाकत को देखते हुए इस पूरे हाई प्रोफाइल केस को CBI के हवाले कर दिया जाता है। ज्यादा समय नहीं बीतता कि CBI इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी सट्टेबाज मुकेश गुप्ता तक पहुंच जाती है। जांच में पता चलता है कि मुकेश गुप्ता पहले एक बैंक में नौकरी करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे क्रिकेट बैटिंग की लत लग गई। इसी दौरान उसका संपर्क अंडरवर्ल्ड से हुआ, जिसने उसे ये काम दिया कि वो रणजी ट्रॉफी और दूसरे डोमेस्टिक मैचेस में जाकर उन युवा खिलाड़ियों से दोस्ती करे जो फ्यूचर में इंडिया के लिए खेल सकते हैं। साल 1988 में दिल्ली में रामचरण अग्रवाल टूर्नामेंट चल रहा था, जहां अजय शर्मा नाम का एक यंग प्लेयर अपने बल्ले से आग उगल रहा था। लेकिन अजय शर्मा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए मुकेश गुप्ता ने मौके का फायदा उठाते हुए अजय शर्मा से दोस्ती कर ली और उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने लगा। 2 साल बाद अजय शर्मा की मेहनत रंग लाई और उनका सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में हो गया। अब अजय शर्मा के रूप में मुकेश गुप्ता का एक खास आदमी भारतीय टीम का हिस्सा था और वो उनको और पैसे देकर जरूरी जानकारियां निकलवाने लगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही अपनी पहली सीरीज से ही अजय शर्मा ने टीम की इंटरनल इंफॉर्मेशन मुकेश गुप्ता को देना शुरू कर दी, लेकिन वो अभी नए थे, इसलिए ज्यादा जानकारी निकालना इतना आसान नहीं था। यहीं पर टीम इंडिया के सीनियर प्लेयर मनोज प्रभाकर की एंट्री होती है। उस वक्त मनोज प्रभाकर का ड्रीम था कि वो एक व्हाइट टायर्स वाली मारुति जिप्सी खरीदे। जब इस बारे में अजय शर्मा को पता लगा तो उन्होंने 1990 में मनोज की मुलाकात मुकेश गुप्ता से करवाई थी, और इसके बाद मनोज प्रभाकर भी अपने जमीर को बेचकर मैच फिक्सिंग के इस काले धंधे में शामिल हो गए थे। इसके बाद उस कार के लालच में उन्होंने कभी मुकेश गुप्ता को कई मैचेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस दी तो कई बार जानबूझकर खराब खेले और जल्दी आउट हुए। यानी जो मनोज प्रभाकर पहले कपिल देव पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे थे, वो खुद मैच फिक्सिंग के इस काले दलदल में डूबे हुए थे। लेकिन बात सिर्फ मनोज प्रभाकर और अजय शर्मा तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस काले धंधे के केंद्र में खुद भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। पता चलता है कि एक बार अजहरुद्दीन ने अजय शर्मा से कहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी का एक बड़ा फैशन शो होने वाला है, जिसके लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके बाद अजय शर्मा ने उन्हें भी मुकेश गुप्ता से मिलवाया और अजहरुद्दीन ने मुकेश गुप्ता को भरोसा दिलाया कि वो किस मैच को हारने वाले हैं इसके बारे में पहले ही बता दिया करेंगे। इस डील के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। अजहरुद्दीन ने टाइटन कप के एक मैच से पहले ही मुकेश गुप्ता से कह दिया था कि टीम इंडिया ये वाला मैच हार जाएगी,
इसलिए अजरुद्दीन पर भरोसा करके करोड़ों रुपए का सट्टा लगा दिया गया था। इसके बाद मैच शुरू हुआ और स्क्रिप्ट के मुताबिक अजरुद्दीन सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अजय जडेजा भी थोड़ी ही देर बाद रन आउट हो गए। फिक्सर्स को लग रहा था कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन उस दिन यंग सचिन तेंदुलकर मैदान पर किसी और जिद के साथ उतरे थे। उन्होंने अपने दम पर पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया और 88 रन की धमाकेदार पारी खेलकर टीम इंडिया को यह मैच जितवा दिया। भारत की उस जीत ने जहां देश को खुश कर दिया, तो वहीं उन सट्टेबाजों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन ने मुकेश गुप्ता से यह प्रॉमिस किया था कि वो उसके नुकसान की भरपाई किसी और मैच में करवा देंगे। जब सीबीआई ने इन सब सबूतों के आधार पर मोहम्मद अजरुद्दीन को पूछताछ के लिए बुलाया, तो पहले उन्होंने किसी भी तरह की फिक्सिंग में इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया। लेकिन जब सीबीआई ने उनके सामने सारे गवाहों और सबूतों की जानकारी रखी, तो आखिरकार उन्हें मानना पड़ा कि उन्होंने पैसों के लिए देश और क्रिकेट से गद्दारी की थी। इसके बाद इस फिक्सिंग स्कैंडल में अजय जडेजा का नाम भी सामने आया। अजय जडेजा को अक्सर मैच से पहले मुकेश गुप्ता के 70 कॉल्स आते थे, जिनमें वो मैच फिक्सिंग किया करते थे। सीबीआई के पास इन सब की कॉल बाय कॉल डिटेल्स मौजूद थी, जिनमें सट्टेबाजों के नाम, पते और उनके द्वारा जमा किए गए पैसों का पूरा हिसाब दर्ज था। विदेशी खिलाड़ियों के साथ पैसों का लेन देन कैसे होता था और कितनी बड़ी रकमें देश से बाहर भेजी जाती थी, इसकी पूरी फहरिस्त सीबीआई की चार्जशीट का हिस्सा बनी, जिसने जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले इस खेल को शर्मसार कर दिया। इस रिपोर्ट ने उन चेहरों को बेनकाब कर दिया था जिन्हें भारत में पूजा जाता था, लेकिन जब बात सजा की आई तो भारत का कानून इन बड़े नामों के आगे बेबस पड़ गया। भारत में बैटिंग एंड फिक्सिंग को लेकर कोई ठोस कानून न होने के कारण इन लोगों पर चीटिंग या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित करना लगभग नामुमकिन था। ये खिलाड़ी पब्लिक सर्वेंट्स नहीं थे, इसलिए उन पर एंटी करप्शन लॉ लागू नहीं हो सकता था। कानून की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ये प्लेयर्स जेल जाने से तो बच गए, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें नहीं बख्शा। बीसीसीआई ने मोहम्मद अजरुद्दीन और अजय शर्मा के क्रिकेट खेलने पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया। वहीं अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर पर 5 साल का बैन लगाया गया। सालों की लंबी कानूनी लड़ाइयों के बाद कोर्ट ने आगे चलकर अजरुद्दीन और जडेजा जैसे खिलाड़ियों से बैन हटा तो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनका सुनहरा करियर खत्म हो चुका था। इस स्कैंडल ने आईसीसी तक को हिला कर रख दिया। फिक्सिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईसीसी ने साल 2000 में ही एंटी करप्शन यूनिट बनाई, ताकि क्रिकेट को इस गंदे खेल से बचाया जा सके। लेकिन वही भारत की कानूनी व्यवस्था इतनी सुस्त है कि सट्टेबाज संजीव चावला को यूके से भारत एक्स्ट्राडाइट करवाने में 20 साल लग गए और उसको 2020 में भारत लाया जा सका। इतना ही नहीं, मैच फिक्सिंग केस के करीब 24 साल बाद 2024 में दिल्ली की अदालत ने यह माना कि किशन कुमार, जिसके नंबर से संजीव चावला मैच फिक्स करता था, वो भी साजिश में शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी इस मामले में किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई है। अफसोस की बात यह भी है कि साल 2000 के इस बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल का पर्दाफाश होने के बाद भी क्रिकेट से फिक्सिंग का कैंसर खत्म नहीं हुआ। 2007 में वेस्टइंडीज के स्टार खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स का नाम अचानक सुर्खियों में आया। नागपुर पुलिस ने सट्टेबाज मुकेश कोचर के साथ उनकी कुछ बातचीत टैप की थी, जिसमें मार्लोन सैमुअल्स टीम की सीक्रेट इंफॉर्मेशन और प्लेइंग 11 की जानकारी बुकीज को लीक कर रहे थे। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट ने उन्हें दोषी पाया और मई 2008 में उन पर 2 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद फिक्सिंग का चेहरा एक बार फिर साल 2010 में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर दिखा, जब एक ब्रिटिश अखबार न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के स्टिंग ऑपरेशन ने वो कर दिखाया जो पुलिस और जांच एजेंसियां भी नहीं कर पाई थी। ये स्टिंग ऑपरेशन सट्टेबाज मजहर मजीद का था, जिसने ऑन कैमरा प्रेडिक्शन की थी कि कब पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ नो बॉल फेंकेंगे। इसके बाद जब दोनों खिलाड़ी मैदान में खेलने उतरे तो ठीक वैसा ही हुआ। इसमें पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान बट भी शामिल थे, जिनकी शह पर इन युवा गेंदबाजों ने चंद रुपयों के लिए क्रिकेट की मर्यादा को तार तार कर दिया था। इसके बाद आईसीसी ने सलमान बट पर 10 साल, मोहम्मद आसिफ पर 7 साल और मोहम्मद आमिर पर 5 साल का बैन लगा दिया। यानी जिस मोहम्मद आमिर को दुनिया अगला वसीम अकरम मान रही थी, वो चंद रुपयों और एक गलत फैसले की वजह से क्रिकेट की दुनिया से दूर हो चुका था। इस घटना ने साबित कर दिया कि अब मैच फिक्सिंग की जगह स्पॉट फिक्सिंग ने ले ली है।
जहां पूरे मैच के बजाय एक एक गेंद का सौदा होने लगा था। यही जहरीला ट्रेंड आगे चलकर आईपीएल की चकाचौंध को भी अपनी चपेट में लेने वाला था। जनवरी 2013 की शुरुआत में दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका के तहत एक बेहद सेंसिटिव ऑपरेशन चला रही थी। निशाने पर कोई छोटे मोटे क्रिमिनल्स नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील थे। इसी मिशन के दौरान कुछ चुनिंदा इंटरनेशनल नंबर्स को सर्विलेंस पर रखा गया, जिनमें पाकिस्तान और दुबई के नंबर मेन टारगेट्स थे। लेकिन फरवरी 2013 में जब इन नंबरों की फोन टैपिंग शुरू हुई तो पुलिस के हाथ जो लगा उसने जांच की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। रिकॉर्डिंग सुनते समय इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को बार बार अश्विनी अग्रवाल उर्फ टिंकू मंडी का नाम सुनाई दे रहा था, जो एक बड़ा बुकी था और अंडरवर्ल्ड और सट्टेबाजी की दुनिया के बीच एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था। पुलिस ने जैसे जैसे इस केस की कड़ियां जोड़नी शुरू की, जांच का ये घेरा सीधे राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम तक जा पहुंचा। सट्टेबाजों के इस जाल में आईपीएल खिलाड़ी अजीत चंडीला का नाम सबसे पहले सामने आया। 5 मई 2013 को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स के बीच मुकाबला होना था। मैच से एक दिन पहले राजस्थान के खिलाड़ी अजीत चंडीला को अमित सिंह नाम का एक फिक्सर कॉल करते हुए कहता है कि अजीत को अपने सेकेंड ओवर में 14 रन से ज्यादा देने होंगे। दिल्ली पुलिस के पास ये सारी रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी थी और वो 5 मई को होने वाले मैच पर नजरें गड़ाई हुई थी। अगले दिन मैदान पर ठीक वैसा ही होता है। सट्टेबाजों को सिग्नल देने के लिए चंडीला को अपनी रिस्ट वॉच को बार बार देखना या अपनी टी शर्ट की चेन या कॉलर को खींचना तय किया गया था। चंडीला ने गद्दारी तो की और उस ओवर में 14 रन भी लुटा दिए, लेकिन दबाव और हड़बड़ाहट के कारण वो मैदान पर वो तय किया हुआ सिग्नल देना भूल गए। चूंकि बुकीज को टीवी पर सिग्नल नहीं मिला, इसलिए वो समय पर दाव नहीं लगवा पाए और उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। मैच के बाद की रिकॉर्डिंग्स में फिक्सर चंडीला पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे और उनसे अपने एडवांस के 20 लाख रुपए वापस मांग रहे थे। दिल्ली पुलिस की टीमें दाऊद इब्राहिम और उसके खतरनाक टेरर नेटवर्क को दबोचने निकली थी, लेकिन नियति ने एक बार फिर उन्हें मैच फिक्सिंग की काली दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। इस दौरान मुंबई पुलिस को भी आईपीएल के अंदर चल रहे सट्टेबाजी के खेल की भनक लग चुकी थी। मुंबई पुलिस ने नोटिस किया कि इंडिया से एक खास नंबर से लगातार पाकिस्तान में बैठे बुकीज और अंडरवर्ल्ड ऑपरेटिव्स को कॉल्स की जा रही है। जब उस नंबर की जांच की गई तो वो आईपीएल में एम्पायरिंग कर रहे पाकिस्तानी एम्पायर असद रौफ का निकला। इस मामले में मुंबई पुलिस की नजर में एक्टर विंदु दारा सिंह भी आते हैं, जो बुकीज और असद रौफ के बीच एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहे थे। पुलिस को विंदु और रौफ के बीच कई कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली, जिनमें रौफ बुकीज को मैच की अंदरूनी जानकारी देते सुनाई दिए। इतना ही नहीं, रिकॉर्डिंग्स में असद रौफ 6 लाख की घड़ी, गोल्ड चेन और महंगे कपड़ों की डिमांड करते भी पकड़े गए। इस तरह एक ही समय पर दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों आईपीएल के इस काले खेल की तह तक पहुंचने में लगी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों एजेंसीज आपस में जानकारी शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि उस वक्त दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच जबरदस्त टर्फ वॉर चल रही थी। दिल्ली पुलिस जब कॉल्स को लगातार ट्रेस कर रही थी तो फिक्सिंग का ये तार केरल के रहने वाले जीजू जनार्दनन नाम के शख्स तक जा पहुंचा। जीजू जनार्दनन कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज श्रीसंत का बेहद करीबी दोस्त और हैंडलर था। 9 मई 2013 को राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला होना था। मैच से एक दिन पहले पुलिस की टीम फिक्सर जीजू जनार्दनन को ट्रैक कर रही थी। कॉल पर जीजू जनार्दनन श्रीसंत को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उनको अपने सेकंड लास्ट ओवर में ज्यादा रन देने होंगे और सिग्नल के तौर पर उन्हें ओवर शुरू करने से पहले अपनी पैंट में टॉवल फंसाना होगा और वार्म अप थोड़ा लंबा करना होगा। अगले दिन मैदान पर वही नजारा देखने को मिलता है। स्क्रिप्ट के मुताबिक श्रीसंत पहले सिग्नल देते हैं और फिर उस ओवर में 13 रन देते हैं। इसके लिए श्रीसंत को 40 लाख रुपए मिले थे। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। 15 मई 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच में भी स्पॉट फिक्सिंग की जाती है। बुकीज ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज अंकित चौहान को एक ओवर में 14 या उससे ज्यादा रन देने का टारगेट दिया था। इसके लिए एक ओवर की कीमत 60 लाख रुपए तय की गई थी। 15 मई को मैदान पर जब चौहान गेंदबाजी के लिए आए तो उन्होंने सट्टेबाजों को सिग्नल दिया और खराब गेंदबाजी कर एक ओवर में 15 रन दिए। दिल्ली पुलिस को अब साफ समझ आ चुका था कि राजस्थान की टीम में बड़े स्केल पर फिक्सिंग का काला धंधा चल रहा है। इसलिए इसी रात एक्शन लेने की तैयारी शुरू होती है और दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई की अलग अलग जगहों से श्रीसंत, जीजू जनार्दनन, अजीत चंडीला और अंकित चौहान को अरेस्ट कर लेती है। यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी गिरफ्तारियों में से एक थी और अगली सुबह सड़क से लेकर संसद तक एक ही शोर था कि आईपीएल को बैन किया जाए। इस पूरे मामले में जहां दिल्ली पुलिस की खूब
खूब वाहवाही हो रही थी, तो वहीं मुंबई पुलिस के लिए यह काफी शर्मिंदगी की बात थी कि उनकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा था और उन्हें भनक तक नहीं लगी। ऐसे में मुंबई पुलिस भी अपनी जांच की रफ्तार बढ़ाती है और एक्टर विंदु दारा सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। विंदु पुलिस के आगे ये खुलासा कर देते हैं कि इसमें बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मैयप्पन भी शामिल है, इसलिए जल्द ही गुरुनाथ मैयप्पन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुंबई पुलिस ये दावा करती है कि मैयप्पन न केवल खुद सट्टा लगा रहे थे बल्कि टीम की इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी सट्टेबाजों को दे रहे थे। इतना ही नहीं, राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा भी इस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का हिस्सा थे और वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपनी ही टीम के मैचों पर सट्टा लगाते थे। ये क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका था, जहां राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी दो दिग्गज टीम्स इतनी गहराई तक इस काले दलदल में धसी हुई थी। इस जांच के वक्त तक पाकिस्तानी एम्पायर असद रौफ पकड़े जाने से पहले ही पाकिस्तान भाग गए थे, लेकिन बीसीसीआई ने उनके एम्पायरिंग करने पर 5 साल का बैन लगा दिया। जब पुलिस ने फिक्सरों के संपर्कों को खंगाला तो साफ हो गया कि मैच फिक्सिंग का ये पूरा काला साम्राज्य पाकिस्तान से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ऑपरेट हो रहा था। जुलाई 2013 में दिल्ली पुलिस ने एक डिटेल चार्जशीट फाइल की और बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस लोधा कमेटी का गठन किया गया। 14 जुलाई 2015 को फ्रेंचाइजी लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए लोधा कमेटी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया। साथ ही मैयप्पन और राज कुंद्रा पर क्रिकेट से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में शामिल होने पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। वही स्पॉट फिक्सिंग में फंसे राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स श्रीसंत, अजित चंडीला और अंकित चौहान पर भी बीसीसीआई ने लाइफ टाइम बैन लगा दिया। हालांकि आगे चलकर कोर्ट से राहत मिलने के बाद तीनों का लाइफ टाइम बैन हटा दिया गया, लेकिन उनके लालच की वजह से क्रिकेट की साख पर हमेशा के लिए दाग लग गया। 2013 के स्कैंडल ने बीसीसीआई को अपनी पूरी व्यवस्था बदलने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोर्ड में बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू किए गए। सबसे पहले बीसीसीआई के पुराने वर्किंग कमेटी सिस्टम को खत्म करके उसकी जगह एपेक्स काउंसिल बनाई गई, ताकि फैसले ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के साथ लिए जा सके। किसी एक व्यक्ति का सालों तक बोर्ड पर कब्जा ना रहे, इसके लिए ऑफिस बेयरर्स के कार्यकाल पर भी लिमिट लगा दी गई। इसके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए, ताकि बीसीसीआई के अधिकारी, सेलेक्टर्स या दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोग किसी टीम, फ्रेंचाइज या कमर्शियल बिजनेस से जुड़े ना रह सके। बोर्ड के रोजमर्रा के कामकाज को भी प्रोफेशनल मैनेजर्स और सीईओ के हाथों में सौंपा गया, जबकि मैच फिक्सिंग और बैटिंग पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन रूल्स को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया। लेकिन इतने बड़े सुधारों के बाद भी फिक्सिंग का एक काला खेल पूरी तरह नहीं रुका और आगे चलकर कर्नाटका प्रीमियर लीग समेत कई डोमेस्टिक क्रिकेट लीग्स में भी स्पॉट फिक्सिंग के मामले सामने आते रहे। इस तरह क्रिकेट पर लगा ये मैच फिक्सिंग का काला दाग आज भी पूरी तरह नहीं मिट पाया है।